हेलो एवरीवन। आज जीव विज्ञान की क्लास है, यानी जो जीव विज्ञान रहेंगे, जीव विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आज करवाने वाले हैं। यानी कि जो एग्जाम में कई बार आते हैं, यानी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आते रहते, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो हमें करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आज इसके क्वेश्चन की जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो कोशिका होती है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को, कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको, कोशिका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है कोशिका का, सेल स्टडी जिसको बोलते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर आता है जो मानव शरीर होता है। तो मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में जो कोशिका की खोज थी वो किसने की थी, मानव शरीर में कोशिका की खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर आता है हमारा ब्रिटिश वैज्ञानिक जो जिन्होंने क्या की थी, 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी, तो कौन थे वो, रॉबर्ट हुक थे। फिर हमारे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की थी किसमें देखकर की थी। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज किसमें देखकर की थी, तो पतली कार्क के टुकड़े में की थी। फिर है हमारा ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। जो ल्यूवन हॉक थे, देखो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सिर्फ कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज हुई थी वो किसने की थी। तो जीवित कोशिका की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, हमारे तालाब के जल में उन्होंने की थी, ल्यूवन हॉक ने। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका, यानी अभी तक जो मालूम है सबसे बड़ी जो कोशिका है, तो वो कौन सी वाली है हमारी कोशिका, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर है इसमें हमारा कि पौधे, जो सभी पौधे और जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। यानी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो ये सिद्धांत जो होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, कोशिका का सिद्धांत कहलाता है। फिर आता है हमारा कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिए थे, तो कौन दिए थे, वो थे एमजे स्लीडन और थियोडरसन थे। फिर आता है हमारा प्रोक्रियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होता। जो प्रोक्रियोटिक कोशिका, यानी कोशिका दो टाइप की होती है, एक होती है यूकेरियोटिक और एक होती है प्रोक्रियोटिक। तो प्रोक्रियोटिक में कौन सा सही नहीं होता, यानी राइबोसोम नहीं होता है, कोशिका झिल्ली नहीं होती, नाभिक नहीं होता और डीएनए नहीं होता। तो इसमें क्या नहीं होता है, नाभिक नहीं होता। किसमें, प्रोक्रियोटिक में, हमारे जो प्रोक्रियोटिक है उसमें नाभिक नहीं होता है, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो कोशिका के सिद्धांत अनुरूप कार्य नहीं करता। तो कौन नहीं करता, वायरस जो होता है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप कार्य नहीं करता। फिर आता है यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसमें करना है, किसने बताया है कि जो सभी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, और जो कोशिका होती है वो जीवन की कौन सी इकाई है, मूलभूत इकाई है। ये हमारा पहले भी रिपीट हो चुका है ना क्वेश्चन। फिर है इसमें, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई होती है। यानी किसने, जो कोशिका सिद्धांत था फिर उसको भी आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, अपनी पहले कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। तो किसने कहा था ये वाला, तो रुडोल्फ विर्ची ने ये हमें दिया था सिद्धांत। फिर आता है प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है। तो जो प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं हैं किस प्राणी जगत में पाई जाती है, तो वो मोनेरा में पाई जाती हैं। फिर आता है इसमें, ज्ञात सबसे छोटा प्रोक्रियोटिक जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जो प्रोक्रियोटिक जीव जो अभी तक मालूम है हमें, तो कौन सा वाला है वो हमारा, वो है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोक्रियोटिक जो जीव है वो कौन सा है हमारा, माइक्रोप्लाज्मा है। फिर आता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। जो यूकेरियोटिक होती है उसमें आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियस का काम होता ही नहीं है और यूकेरियोटिक में होता है, इसलिए डीएनए आरएनए जो भी संश्लेषण होता है वो किसमें होता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक में होता है। फिर आता है हमारा यूकेरियोटिक में जो सेल प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनी हुई है। तो यूकेरियोटिक में किससे बनी हुई होती है, वो फास्फोलिपिड से बनी। याद रखना यूकेरियोटिक की बात चल रही है, तो यूकेरियोटिक जो होता है फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फिर आता है प्रोक्रियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न किस प्रकार है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट यानी अस्पष्ट झिल्ली क्या होती है, हमारी अनुपस्थिति होती है। यानी प्रोक्रियोटिक जो यूकेरियोटिक होते हैं ना, जो प्रोक्रियोटिक में झिल्ली नहीं पाई जाती और यूकेरियोटिक में क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। फिर आता है हमारा, कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, यानी जो कोशिका है उसमें यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता कौन से वाले में नहीं रहती है। तो किस वाले में नहीं रहती है हमारी विशेषता, वो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है।
फिर निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनित पारगम होता है? पारगम का मतलब समझते, पारगम एक ऐसी परत होती है, पारगम का मतलब होता है परत, मतलब किसी चीज को पार कर देती है, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पार कर दे, यानी अर्ध पार करती है। यानी क्या होता है, थोड़ा चीज को पार कर देगी, थोड़ा को यहीं रोक देगी, थोड़ा को पार कर देगी, थोड़ा को यहीं रोक देगी, फिर यहाँ पार कर देगी, कुछ को यहाँ रोक देगी, वो क्या होता है, पारगम। इसमें बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है ये? कोशिका झिल्ली होती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो यूकेरियोटिक क्या है, क्या इसमें पादप कोशिकाओं का, हाँ इसमें हम देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। फिर आता है इसमें कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब किस प्रकार की होती है, उसका नेचर कैसा होता है? तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम मतलब किसी आधे चीज को पार कर लेती है, आधे चीज को पार नहीं कर लेती है। फिर प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो झिल्ली होती है, मोस्टली अगर देखा जाए तो झिल्ली होती है, तो किससे बनी हुई होती है झिल्ली? तो झिल्ली जो बनी हुई होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी हुई होती है। फिर आता है लिपिड क्या है? तो लिपिड क्या है हमारा? तो लिपिड है हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं, ठीक है। लिपिड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड जो होते हैं लिपिड के प्रकार होते हैं। फिर आता है हमारा कोशिका का कौन सा गुण पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने में की अनुमति देता है? यानी कौन सा गुण होता है इसका? तो इसका जो गुण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो किसी चीज को अंदर या बाहर आने की अनुमति देती है। फिर किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? तो कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, कौन से वाले कारण होता है ये हमारा? तो ये हो जाता है हमारा विसरण के कारण, ठीक है। फिर होता है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता, यानी उच्च सांद्रता है, फिर उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी क्षेत्र से तरफ से एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले जो अणुओं का संचालन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सक्रिय आवागमन कहते हैं, ठीक है। और अगर उच्च सांद्रता और कम सांद्रता, यानी अधिक सांद्रता और कम सांद्रता के बारे में आपको नहीं पता तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसके बारे में फिर आपको बता देंगे कि उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता होती क्या है। फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? ठीक है, इसमें क्या लिखा है? लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो कौन सा? कोशिका भित्ति। क्योंकि क्या होता है, जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो वो जीव कोशिका होती है तो जीव कोशिका में नहीं पाई जाती है। फिर आता है पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी? जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो किससे बनी हुई होती है वो कोशिका भित्ति? तो वो सेल्यूलेज की बनी होती है। याद रखना है कि जो पेड़ वाले पौधे होते हैं उसमें जो पादप कोशिका होती है उसकी जो बनी हुई होती है ना झिल्ली, सॉरी भित्ति जो बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है? वो सेल्यूलेज से बनी हुई होती है। फिर आता है हमारा सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो किसके सेलों में पाई जाती है जो सेल्यूलोज होती है? वो पौधों में, क्योंकि जो हमारा पादप कोशिका होती है पेड़ में ही रहेगा ना, और पेड़ जो रहता है उसकी जो भित्ति होती है, जो पादप होता है, पेड़ होता है, उसमें क्या होता है? पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है, और भित्ति किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो हर चीज से अगर रिलेट किया जाए तो पौधे से ही रिलेट हो रहा है। फिर आता है हमारा कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? तो ये कैसी होती है? हमारी पारगम होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम होती है। फिर आता है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है कोशिका भित्ति, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। बाकी इस सब में क्या होती है? ये सब जो होते हैं तीनों, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका यानी वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? तो कौन सा अंग जो होता है पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? तो हम देखते हैं इसमें कौन सा वाला है हमारा। कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में होता है, बाकी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये तो देखो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो, उसके भाग हैं, है ना, कोशिका के जो होते हैं वो भाग होते हैं। जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति ये क्या करते हैं, जो कोशिका होती है ना, हमारी सेल होती है, उसको डिफरेंस बना देते हैं। यानी अगर जीव कोशिका होती है तो वो जो जंतु कोशिका जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जो पादप कोशिका यानी वनस्पति कोशिका होती है उसमें क्या पाई है? कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। तो इसमें लिखा होगा पादप कोशिका यानी पेड़ वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका भित्ति, अगर जंतु कोशिका आएगा तो फिर उसमें कौन सी? कोशिका झिल्ली आ जाएगी। फिर आता है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है, यानी किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो वो कोशिका भित्ति के कारण किया जाता है, क्योंकि ये किसमें जो पेड़ पौधे वाले होते हैं पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर आता है संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म जो पादप और दोनों में पाए जाते हैं? तो कौन सा वाला है वो हमारा? अंतर्द्रव्य जालिका और क्या है? कोशिका कला, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला है जिसके क्या करते हैं? पादप और जंतु दोनों में कोशिकाएं पाई जाती हैं।
फिर आता है निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से भाग जो वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, तो वो वाला है हमारा जंतु कोशिका, कोशिका कला, और कोशिका द्रव और केंद्रक। इसमें पाए जाते हैं हमारे वनस्पति में, मतलब कि पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। क्या क्या होता है, कोशिका कला होती है, कोशिका द्रव होता है और केंद्रक होता है। फिर आता है हमारा परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। जो परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है ना, वो क्या करती है, हमारे यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, यानी परमाणु जो झिल्ली होती है, झिल्ली के साथ, ठीक है, झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली जो कोशिकाएं होती है उसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फिर आता है दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखो, जो दांत होते हैं, जैसे दांत में कोई भी दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करेंगे, या तो दांत में फिलिंग की जाएगी, या तो फिर उसको उखाड़ा जाएगा, यानी कि उसको निकाल दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसा ट्रीटमेंट होगा, भाई दांत है वो अंदर तक का उसका रहता है ना, इनेमल वगैरह काफ़ी अंदर तक के उसके होते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर कुछ भी ट्रीटमेंट होगा तो उसमें दर्द बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इन्हें जो गैस क्या उपयोग किया जाता है, तो किसके किया जाता है उसमें, तो उसमें कौन सी वाली गैस का किया जाता है, हमारे बी का, मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड है हमारा, उसका किया जाता है। किसका किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का किया जाता है। फिर आता है कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाने, कोशिका के बाहर स्रवण करना होता है। यानी जो कोशिका का कौन सा भाग है जो किसी द्रव को अंदर या बाहर पहुंचाने का काम करता है, तो कौन सा करता है, ये हमारा, ये करता है हमारा गाल्गी काय। कौन करता है, गोल्गी काय करता है, ठीक है। फिर है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो कोशिका भित्ति हो उसका मेन काम होता क्या है, तो मेन काम क्या होता है, कोशिका के आकार और दृढ़ता को प्रदान करना। यानी मान लो जो भित्ति है होती है, वो क्या होती है, अगर कोशिका ऐसी है तो उसको बहुत अच्छे से आकार करके, अगर भित्ति नहीं होगी तो वो तो पूरा फैल जाएगा ना। तो क्या करता है, जो कोशिका भित्ति है कोशिका के आकार को क्या करता है, आकार प्रदान करता है। फिर होता है बैरी बैरी, किसकी कमी से होता है, तो जो बैरी बैरी रोग होता है, ये तो काफ़ी बचपने का क्वेश्चन है, तो किसकी कमी से होता है, ये विटामिन B1 से होता है, ठीक है। फिर आता है फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है। जो फूल होता है उसके सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो अंदर वाले भाग को स्त्री केसर कहा जाता है, जिससे दूसरे जो फूल होते हैं वो बनते हैं, है ना। फूल के जो सबसे अंतर वाला भाग होता है तो उसको स्त्री केसर कहते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है, तो कौन सा है इसमें आवृत बीजी का उदाहरण, तो है वो टमाटर है, ठीक है। आवृत बीजे यानी एंजियोस्पर्म कहते हैं जिसे आवृत बीजे, तो कौन सा वाला है हमारा टमाटर, जिसमें बीज पाए जाते हैं। याद रखना है कि आवृत बीजी कौन से वाले होते हैं, जो बीज से ही बनते हैं और जिसमें बीज पाए जाते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म या फिर आवृत बीजी कहलाते हैं। इसमें बीज नहीं पाए जाते वो नहीं कहलाते हैं आवृत बीजी। फिर होता है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के रूप में जाना। ब्लड थिनर मतलब कि जो खून को पतला करता है, किसे कहा जाता है, तो स्कंदन रोधी कहा जाता है। एंटी कोगुलेंट मतलब कि वो रक्त का थक्का जमने नहीं देता। जैसे किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि खून एकदम ऐसा जमा हुआ रहता है, और किसी को ऐसी एनीमिया मतलब बीमारी हो जाती है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, जिसमें खून का मतलब रक्त का जक्का जमता ही नहीं है। तो ये जो अगर जिसको बहुत ज़्यादा खून एकदम डार्क रहता है और गाढ़ा रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो रहता है उसको ब्लड थिनर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर आता है यकृत ग्रंथि खालिस्तान स्रावित करती है, जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होती है। यकृत ग्रंथि किस रस को करती है, तो क्या होती है वो पित्त रस की, नहीं येलो येलो काफ़ी निकलता है वो उससे करती है। फिर आता है पादपों में जाइलम ऊतक का खालिस्तान भाग भोजन का भंडारण करता है, तो किसका करता है, हमारा जाइलम पैरेनकामिया का करता है, ठीक है। जो पादप होते हैं उसमें जो जाइलम ऊतक होता है वो जाइलम पैरेनकामिया भाग जो भोजन का भंडारण करता है। जाइलम में ये भाग होता है जाइलम पैरेनकामिया, जो कि भोजन का भंडारण करता है। अभी एक ट्रिक और भी बता देंगे, जैसे जो जाइलम और फाइलम हो ना, उससे रिलेटेड हम ट्रिक में बता देंगे नेक्स्ट में वीडियो में। फिर आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, साइट्रिक अम्ल है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, और अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्टिक अम्ल है। बासी मक्खन में पाया जाने वाला ब्यूट्रिक। देखो इसमें बताना गलत कौन सा है। संतरे में जो पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है, ये सही है। फिर अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्टिक अम्ल होता है, ये भी सही है। बासी मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल ब्यूट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। टमाटर में पाया जाने वाला फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, इसमें क्या ऑक्जेलिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये टमाटर वाला गलत है, ये फॉर्मिक जो है वो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। फिर आता है जीवाणु कोशिका के जो कोशिका आवरण में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो जो जीवाणु कोशिका होती है ना, उसके सबसे बाहरी परत में पाए जाने वाले जो परत होती है उसको हम ग्लाइकोकाइलिस कहते हैं, ठीक है। फिर आता है
नारियल के रेशे युक्त जो छिलके होते हैं उसको किस ऊतक के बने हुए होते हैं, तो वो किसके बने हुए होते हैं हमारे स्कैलेरेन कायमा की, किसके बने होते हैं, स्कैलेरेन कायमा के बने हुए होते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है। mRNA समझते हैं ना, आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एक ट्रांसफॉर्म वाला होता है, ठीक है, एक होता है वो ट्रांसफर वाला होता है टीआरएनए, है ना, और एक होता है हमारा ये mRNA मैसेंजर वाला होता है। तो ये मैसेंजर वाला जो है ना mRNA, ये बोल रहा है इससे जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है, तो पॉलीसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसोम्स कहा जाता है। फिर आता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत होती है, उस परत को क्या कहा जाता है, तो मेसोग्लिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मेसोग्लिया कहा जाता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत जो होती है उसको मेसोग्लिया कहा जाता है। फिर आता है पत्तियों में वातफोर्दर्जन के माध्यम से क्या होता है, तो क्या होता है, जो पत्ती होती है वातफोर्दर्जन किसके माध्यम से होता है, तो स्टोमेटा के माध्यम से होता है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पॉलीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है, कौन सी करती है हमारी, तो ये करती है हमारी कॉलर कोशिका करती है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट में, विभाज्योदक की कोशिकाओं के पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है उसके पास में, तो रसधानियां नहीं होती, जो कोशिका विभाजित होती जाती है उनके पास रसधानियां नहीं होती हैं। फिर है ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च की लंबी श्रृंखलाओं खाली स्थान से बने हुए होते हैं, तो जो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं वो किससे बने हुए होते हैं हमारे, तो वो बने हुए होते हैं ग्लूकोज के, किसके बने हुए होते हैं, ग्लूकोज के। जैसे ब्रेड हो गया, हमारे अनाज हो गए, पास्ता हो गया, तो इनमें जो लंबी स्टार्च की जो लंबी श्रृंखला पाई जाती है तो किससे होती है, हमारी ग्लूकोज से बनी हुई होती है। फिर आता है ये विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है, या आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। कौन सा वाला विटामिन है ये हमारा, विटामिन B12 है, ठीक है। क्या होता है ये, इससे यकृत मतलब जो विटामिन होता है दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है, आरबीसी के निर्माण में भी बहुत सहायक होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है ना। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। देखो एनीमिया हीमोफीलिया में काफ़ी ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर एनीमिया आए तो विटामिन B12, हीमोफीलिया आए तब विटामिन के करना है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, तो कुपोषण का जो रूप है वो कौन सा वाला है हमारा, क्वेशियोरकर कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, क्वेशियोरकर कहते हैं। जो क्या करते हैं, बच्चों में सूखा रोग यानी जो होता है ना कुपोषण की बीमारी, जिसमें हाथ पैर बिल्कुल पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल जाता है बच्चे का, वो एकदम कमजोर रहता है, वो कौन सा, क्वेशियोरकर होती है, उसको कहते हैं कुपोषण की बीमारी। फिर निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग ER जैसी मोटाई वाला एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संशोधित करने का एक पैकेजिंग सहायक होता है। तो इसमें क्या है, जो गोल्गी उपकरण होता है वो उसका काम होता है, जो कोशिकांग होती है ना उसके ऊपर परत 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 बनी हुई होती है झिल्ली की तरह। फिर है कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिकांग के आंतरिक वातावरण को कोशिका वह तरल से अलग करता है, तो कौन सा वाला करता है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली है जो करता है, अलग करता है, ठीक है। कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहर से अलग करता है, यानी कि जो झिल्ली होती है ना वो बाहर की और अंदर की जो चीजें होती हैं उसको क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, ठीक है। फिर इसमें एमाइलेज एंजाइम, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो किस में पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो किस में पाया जाता है, हमारा लार में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं, फिर हम और भी नेक्स्ट वीडियो ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी हमने ट्रिक के साथ भी और किया हुआ बताते जा रहे हैं, तो और भी अच्छा है कि हम ट्रिक के साथ जितने भी रहेंगे जीके के सारे टॉपिक वाइज करवाएंगे, और जो PDF अभी हम लिंक में उसको शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है।